तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, अभी हाल ही में हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं इन्होंने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अभी एक अभियान शुरू किया है, उस अभियान का नाम क्या है? तो आंसर होगा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। तो अभी उन्होंने ही आर्द्र भूमि बचाओ अभियान को शुरू किया है। ये अभियान आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में भारत में कितनी वेटलैंड साइट्स हैं यानी कि आर्द्र भूमि स्थल है, तो आंसर होगा 75 है। और पहली कौन सी थी भारत में? तो उड़ीसा के चिल्का लेक है। पूछूं अगर सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो आंसर होगा तमिलनाडु में है, 14 है। याद रखना, वेटलैंड्स को ही पृथ्वी की किडनी कहा जाता है और पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? अमेजन वर्षावनों को। वैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम? 2 फरवरी को। क्यों मनाते हैं 2 फरवरी को? आपको याद होगा 2 फरवरी 1971 1971 में ईरान के रामसर स्थान पे एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन कहते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमियों को यानी कि वेटलैंड्स को यानी कि दलदली भूमियों का संरक्षण करना। और भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट सुंदरबन साइट है। अच्छा, इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसकी थीम क्या रही? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, फरवरी 2023 में सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया? तो आंसर होगा 2026। तो अभी सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। और ये निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड के कारण योजना का कार्यान्वयन काफी प्रभावित हुआ था। बात करें प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और इस योजना का लक्ष्य क्या है कि 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता को जोड़ना, ये इसका लक्ष्य था। क्या होता क्या इसमें किसानों को सौर पंप, मतलब जो सोलर ऊर्जा से चलते हैं, वो वाटर पंप लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कुछ भारत सरकार की इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उनका आपको रिवीजन करा देता हूं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का नाम आता है। पहले बात करते हैं उसको कब और कहां से लॉन्च किया गया था। तो 24 फरवरी 2019 को वो लॉन्च हुई थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। जिसमें आपको पता है क्या होता है, किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त दी जाती है साल भर में, यानी कि टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। वो कब शुरू हुई थी? 1 जनवरी 2017 को। इसमें क्या होता है? इस योजना में गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म पे 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अटल पेंशन योजना के बारे में आपने सुना है, कब शुरू हुई थी? 1 जून 2015 को। एक सौभाग्य योजना के बारे में आपको बताएं, 25 सितंबर 2017 को ये शुरू हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों को विद्युतीकरण करना, मतलब उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करना। एक प्रधानमंत्री जनधन योजना तो आपको याद है ही सही। ये कब शुरू होती है? 28 अगस्त 2014 को शुरू होती है और इसका आदर्श वाक्य है, मेरा खाता भाग्य विधाता। और एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपको याद होगा, ये 2015 में शुरू होती है, 15 जुलाई 2015 को। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको याद होगा, ये भी 2015 में शुरू होती है, 8 अप्रैल 2015 को। यहाँ पे मुद्रा का भी फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मतलब आप कोई छोटा मोटा उद्योग स्टार्ट करना चाहते हो तो पैसा दिया जाता है। इसी तरह से एक स्टार्टअप इंडिया पहल आपको पता है, वो भी 2015 में शुरू होती है, 15 अगस्त 2015 को। इसी तरह से आपने सुना है स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप इंडिया जो पहल है, वैसे इसकी घोषणा भी 2015 में ही होती है, 15 अगस्त 2015 को। और ये शुरू होती है 16 जनवरी 2016 को। और 2015 में आपकी एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू होती है, 19 फरवरी 2015 को। कहां से? राजस्थान के सूरतगढ़ से। और इसका नारा क्या है इसके लिए? स्वस्थ धरा खेत हरा। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 को शुरू होती है, 13 जनवरी 2016 को। तो भारत सरकार की ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाती है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। बढ़ते हैं हम आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन यानी कि शहरी, इसको 2024 तक बढ़ा दिया गया। आपसे पूछ रहे हैं इससे शुरू कब किया गया था, तो आंसर होगा 2015 में। तो अभी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं कौन? हरदीप सिंह पुरी।
अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया। इसे 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2024 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करवाना, लेकिन ऐसा तो किया नहीं गया। तो अभी हमने इसको आगे बढ़ा दिया, 2024 टारगेट रख दिया। और वैसे आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें से अब तक 1.36 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अच्छा, ये तो शहरी वाली योजना हो गई, अर्बन। एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भी है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। अर्बन वाली, शहरी वाली तो 2015 में और ग्रामीण वाली 2016 में। और ग्रामीण वाले का भी टारगेट यही था, 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास उपलब्ध कराना। लेकिन कुछ समय पहले, अगर डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे तो कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि इसे भी बढ़ा दिया गया था, मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था, और अभी अर्बन वाली को भी बढ़ा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे 2 योजना मैं आपसे और पूछूंगा। एक उज्ज्वला योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो बताओ, उज्ज्वला योजना, इसका संबंध किससे है? एलपीजी गैस कनेक्शन सबको पता है। शुरू कब होती है और कहां से होती है? तो 1 मई 2016 को ये शुरू होती है बलिया, यूपी से। इसी कारण से हमने अभी 2022 से 1 मई को उज्ज्वला दिवस भी मनाना शुरू किया है। ये एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत ने भूकंप द्वारा प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान शुरू किया या कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त। तो अभी तुर्की और सीरिया में आपने पढ़ा होगा 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। इसमें लगभग 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और तुर्की नाम आपने सुना होगा, वैसे तो इसने अपना नाम बदल के तुर्की कर लिया। इसने कभी भारत का साथ तो नहीं दिया वक्त आने पे, हमेशा पाकिस्तान का साथ ही रहा है। पर भारत तो भारत है भाई। भारत ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम भी हमारे दोस्त हो, और मदद के लिए दौड़ पड़ा। और वहां पे मदद के लिए हमने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। अब इसमें क्या होगा, वहां पे हम हॉस्पिटल्स बनाएंगे और बचाव कार्यों को वहां पे तैनात किया जाएगा और सभी को ले जाया जाएगा। कौन से विमान से, ये भी ध्यान रख लो, C-17 विमान से। हमारा जो C-17 विमान है वो। तो ये आप याद रखना, ये एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन दोस्त है। कुछ और भी ऑपरेशन जो आपके न्यूज में रहे, पहले मैं आपको उनको बताता हूं। जैसे कि ऑपरेशन देवी शक्ति, और ये ऑपरेशन देवी शक्ति और ये ऑपरेशन गंगा, ये दोनों के दोनों एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था ऑपरेशन देवी शक्ति। और उसी तरह से जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ था तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने ऑपरेशन गंगा चलाया था। वैसे ऑपरेशन मैत्री भी आपने पढ़ा होगा। 2015 में नेपाल में जब भूकंप आया था तब भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। फिर बताइए, विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा। एक्चुअली में यूनेस्को के द्वारा विरासत का टैग अमूर्त स्मारकों को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त विश्वविद्यालय को विरासत का टैग दिया जाएगा। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, अमूर्त धरोहर हम किसे कहते हैं? यानी कि आप अंग्रेजी में बोलोगे इंटेंजिबल साइट्स, मतलब जिसे आप छू नहीं सकते। जैसे कि कोई फेस्टिवल हो गया, जैसे कि कोई पूजा हो गई, तो ये कहलाएंगी अमूर्त धरोहरें। और मूर्त धरोहर यानी कि टेंजिबल साइट्स, जिसे आप छू सकते हो, जैसे कि कोई महल हो गया, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई। तो हमने यही कहा, ये जो टैग है ये अभी तक अमूर्त स्मारकों को दिया जाता था, लेकिन पहली बार इसे मूर्त स्मारक को यानी कि इस यूनिवर्सिटी को दिया जाएगा। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की थी। कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है ये। और जब 1922 में विश्व भारती सोसाइटी को एक संगठन के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, रजिस्टर नहीं किया गया था, तो इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रखा गया था। और संस्थान को फिर वर्ष 1951 में 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री हैं, चांसलर प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, यूनेस्को की हम बात करते हैं। पहले यूनेस्को की फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा पेरिस, फ्रांस में, और इसके डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे ओजाले। अब बात करें भारत में कितने विश्व विरासत स्थल है, तो 40 हैं।
40वें नंबर का था गुजरात का धोलावीरा, जिसका स्थानीय नाम है कोटड़ा दा तिम्बा। ये एक हड़प्पा स्थल है। और इससे पहले 39 नंबर का था रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर मंदिर आप बोल दो, जो कि तेलंगाना में है। और इन 40 को अगर डिवाइड करें तो 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और एक विश्व की एकमात्र मिश्रित स्थल है। कौन? कंचनजंगा नेशनल पार्क। और अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को में भारत के कितने शहर विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, तो 2 हैं, अहमदाबाद और जयपुर। अगर आपसे पूछे कि भारत में कितनी अमूर्त धरोहरें हैं, अमूर्त धरोहरें यानी कि इंटेंजिबल साइट्स कितनी है, तो आंसर होगा 14th है। और 14th नंबर की थी पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले आप लोगों ने पढ़ा था, यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह शहर है ओडेशा, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अच्छा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हो गए? 40 है। भारत में वर्तमान में अभी तक बात करें तो रामसर स्थल कितने हैं? तो 75 है। और अभी हमने पढ़ा था कि भारत में जैव विविधता विरासत स्थल कितने हो गए? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट 37 हो गए हैं। 37 नंबर की थी लद्दाख की याया तसु झील। तो इतना आप पॉइंट टू पॉइंट याद रख लेना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में हरित बॉन्ड यानी कि ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर। तो इंदौर नगर निगम ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। और इस बॉन्ड के जरिए निगम की 244 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एक बार मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के जरिए जो सरकार होती है वो जनता से, आम लोगों से पैसा जुटाती है, उसके बदले में जनता को ब्याज दिया जाता है और एक निश्चित समय के बाद उनको उनका पैसा भी लौटा दिया जाता है। अब ये तो हो गया बॉन्ड का मतलब। ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? ग्रीन से आप क्या समझते हैं? हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी, या यूं कह दूं रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो लोगों से पैसा जुटाया जाएगा वो हरित ऊर्जा परियोजनाओं में लगाया जाएगा। और यहां पे पर्टिकुलर बात करेंगे तो ये जो 244 करोड़ रुपए जनता से जुटाएंगे, इस राशि का इस्तेमाल 60 मेगावाट कैपेसिटी का एक सोलर प्लांट लगाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कहां पे लगाएंगे ये भी बता दिया इन्होंने। इंदौर के वाटर पंप स्टेशन पर ये सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और इसके लगने से क्या होगा? जो 5 से 6 करोड़ रुपए का बिजली का बिल आता है वो बचेगा, वो सेव होगा, पर्यावरण में सुधार होगा, क्योंकि ग्रीन एनर्जी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो याद रखना, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन गया? तो आंसर होगा इंदौर बन गया। अच्छा, बॉन्ड से हम एक और प्रश्न याद कर सकते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक ने अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड भी जारी किया था। बाकी देखो, इंदौर से आप जानते ही हो, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला शहर इंदौर ही है। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? इंदौर में। अभी आपको याद होगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया था और इसका आयोजन ये कहां पे किया गया? इंदौर में। और अभी हमने पढ़ा था पिछले साल भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा इंदौर। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना, अगर 1 लाख से ज्यादा आबादी में पूछेंगे तब इंदौर आंसर होगा, लेकिन अगर 1 लाख से कम आबादी में पूछेंगे तो फिर आंसर बदल जाएगा। फिर आपका आंसर होगा पंचगनी, महाराष्ट्र टॉप पर है। बाकी आप जानते हो, अभी 2022 में इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता था। और अभी इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे रख दिया गया। अभी इंदौर में लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी और संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा हुई थी। तो इन सब कारणों से इंदौर न्यूज में था, ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया है? तो आंसर होगा रिलायंस ने। तो अभी बेंगलुरु में इंडियन एनर्जी वीक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन ट्रक पेश किया है। याद रखना, ये भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है, जिसे रिलायंस ने किसके साथ मिलकर के बनाया? अशोक लेलैंड के साथ। ये भारत में हाइड्रोजन के द्वारा संचालित होने वाली अपनी तरह का पहला ट्रक है। तो अब ट्रकों में हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कार्बन का उत्सर्जन लगभग 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन को सबसे क्लीन फ्यूल माना जाता है और ये परंपरागत जो डीजल ट्रक्स होते हैं उनकी अपेक्षा कम शोर करता है, जबकि परफॉर्मेंस के मामले में उनके बराबर ही है और इसकी परिचालन लागत भी कम आती है। अच्छा, रिलायंस से 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहले तो आप उत्तर दो कि बताओ अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ये किस राज्य में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? तो आंसर होगा
तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। फिर बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो आंसर होगा गुजरात में, गुजरात के हजीरा में। और अगर आपसे पूछे कि रिलायंस ग्रुप ने गुजरात में अपना FMCG ब्रांड लॉन्च किया था, किस नाम से वो ब्रांड लॉन्च किया था? तो आंसर होगा इंडिपेंडेंस। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी दिसंबर 2030 के अंत तक, जिसका नाम क्या होगा? वंदे मेट्रो होगा। और टारगेट क्या है सरकार का 2030 तक? इस तरह की 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाना। और बताओ, हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा चाइना। पहला कौन सा है? जर्मनी है। दुनिया का पहला देश है जर्मनी। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां पे स्थापित करेगा? तो आंसर होगा पुणे, महाराष्ट्र में। और साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया था, ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल में किस भुगतान एप्लीकेशन के द्वारा भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा शुरू करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा फोन पे। तो अभी फोन पे ने भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा को शुरू किया है। मतलब अभी तक आप भारत में UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके थ्रू पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते थे, भारत में कहीं पर भी कर लो। लेकिन अब इंटरनेशनली भी कर सकते हो। जैसे कि आपकी फैमिली विदेश में घूमने चली गई, मान लो नॉर्वे घूमने चल गई, आइसलैंड चल गई, आपको नहीं लेके गई क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं ना, इसलिए आपको घर पे छोड़ गई। पर वहां पे उनके पास मौज मस्ती करते करते पैसे खत्म हो गए, तो अब आपको फोन करते कि भैया पैसे भेज। तो अब आप यहां से घर बैठे बैठे फोन पे के थ्रू भारत के बाहर भी पैसे भेज सकते हो। अंतरराष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा, तभी हमने कहा इसको। और भारत में ये पहली बार शुरू की है, किसने? फोन पे ने। तो ये आप याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, उसका उत्तर दो कि भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना था? फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पे खोला गया? तो आंसर होगा गुलमर्ग में। तो अभी भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। तो कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोला हुई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया है। और आपको बता दूं, 2 साल पहले इसी होटल ने गुलमर्ग में एक स्नो इग्लू बनाया था और बताया था कि वो एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। बात करें इस ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट की, तो इसमें एक बार में 8 लोग बैठ सकते हैं। और ग्लास से आपको याद आएगा, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे बना था? वियतनाम में, जिसका नाम रखा था व्हाइट ड्रैगन, जिसकी लंबाई थी 632 मीटर। चलिए फिर बताइए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को पहली बार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहली बार भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम संसाधन पाए गए हैं। तो भारत के लिए लिथियम के भंडार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो अभी सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे जोर दे रही है, लेकिन उन्हें सस्ता नहीं कर पा रही है। सस्ता नहीं कर पा रही है तो मध्यम वर्गीय या जो गरीब लोग हैं उनके बस की बात नहीं है ये। और सस्ती क्यों नहीं होती है वो? क्योंकि उनकी जो बैटरीज होती है वहाँ पे लिथियम का इस्तेमाल होता है, लिथियम से बनती है लिथियम बैटरीज। और हमारे पास वो है नहीं लिथियम, हम उसे बाहर से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। तो बैटरीज ही महंगी है तो गाड़ी तो महंगी होनी ही है। अब ये भंडार मिले हैं तो हो सकता है इसका फर्क पड़ना चाहिए यहाँ पे। कितना पड़ता है, क्या पड़ता है, भविष्य में देखेंगे, लेकिन अभी भंडार मिले हैं, ये आप ध्यान रखना। कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। वैसे लिथियम के सर्वाधिक भंडार वाले देशों में बात करोगे तो सबसे पहले स्थान पे चिली है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे अर्जेंटीना आते हैं। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। स्थापना होती है 1851 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके डायरेक्टर जनरल है S राजू। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क, जियोलॉजिकल पार्क, ये कहां पे बनेगा? तो आंसर करना मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? तो आंसर होगा धृति बनर्जी। और अगर पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय म्यूजियम ये कहां पे बन रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये वैसे तो पूरा प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे।
चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एरॉन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। आपसे पूछ रहे हैं ये किस देश के प्लेयर है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष T20 कप्तान एरॉन फिंच ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको बता दूं, एरॉन फिंच ने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को पहला ICC पुरुष T20 विश्व कप खिताब दिलवाया। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस देश के कामरान अकरम ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए, तो आंसर होगा गैरी बेलेंस। तो टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए जिम्बाब्वे के गैरी बेलेंस 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अभी जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करते हुए ये उनका पहला शतक था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इससे पहले वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा चुके हैं। इंग्लैंड के लिए खेलते हुए उन्होंने टेस्ट में 4 शतक लगाए हैं। फिर 2022 में उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से खेलना शुरू कर दिया और अभी जिम्बाब्वे की तरफ से उन्होंने शतक लगाया। अच्छा, हमने कहा 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं, तो पहले कौन थे? साउथ अफ्रीका के केपलर वेसल्स थे। उन्होंने एक तो ऑस्ट्रेलिया और एक बार साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हुए शतक लगाया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। चलिए फिर बताइए, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। और अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोहित से पहले ये उपलब्धि पाने वाले 3 खिलाड़ी कप्तान हैं, कौन कौन है? श्रीलंका के पूर्व कप्तान तिलकर रत्ने दिलशान, एक साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम। अब चौथे ये बन गए रोहित शर्मा। विश्व स्तर पे तो चौथे और भारत में पहले। रोहित शर्मा से कुछ पॉइंट्स आपको याद दिलाऊं तो वनडे में एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं ये, 264 रन। और वे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। और एक मैच में सर्वाधिक छक्के 16 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी रोहित शर्मा हैं। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पे किया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की। ये इसका तीसरा संस्करण है। कहां पे हुआ? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 10 से लेकर 14 फरवरी तक। ये इसका तीसरा संस्करण है। आपको बता दूं, सबसे पहले 2020 में इन खेलों का आयोजन हुआ था, यानी कि पहला संस्करण हुआ था 2020 में, जम्मू कश्मीर में ही हुआ था वो। उसमें जम्मू कश्मीर ही टॉप पे रहा था। दूसरा संस्करण इसका लेह लद्दाख में हुआ, उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप पे रहा था। और अभी ये तीसरा संस्करण है जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में ICC T20 महिला विश्व कप ये कहां पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में। तो अभी 10 फरवरी 2023 को साउथ अफ्रीका में ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। और ये पहली बार है जब ये टूर्नामेंट का आयोजन किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। पहले साउथ अफ्रीका की बात करेंगे। इसकी 3 कैपिटल देखने को मिलेगी, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेमफॉन्टेन। करेंसी साउथ अफ्रीकी रैंड होती है और प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का आयोजन भी हुआ था साउथ अफ्रीका में। उसको भारत ने जीता था इंग्लैंड को हरा करके। कुछ और भी आपको याद दिलाऊं मैं, अगर आपसे पूछे कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुआ था, वो वेस्ट इंडीज में हुआ था, जिसको भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। अभी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हुआ था, ये भी लास्ट दिसंबर में ही हुआ था। जो भारत में ही हुआ था उसको भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके, और इसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया था। उसी तरह से 2022 में जो IPL हुए थे वो उसका 15वां संस्करण था। भारत में हुआ था, गुजरात टाइटन ने जीता राजस्थान रॉयल को हरा करके। और ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। और अगर पूछे कि ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो कि न्यूजीलैंड में हुआ था, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। और आपको बताया 2022 में जो एशिया कप हुआ था पुरुषों का, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और एशिया कप जो महिलाओं का हुआ था बांग्लादेश में, उसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। बाकी ICC के बारे में आप जानते ही हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना होती है 1909 में। हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। CEO
जॉफ लार्डिस हैं और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, व्यवसाय की दुनिया में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा वीपी नंद कुमार को। तो मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एमडी सीईओ है वीपी नंद कुमार। इनको व्यापार की दुनिया में उनके उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हुरुन इंडिया के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। जबकि आईबीएस सॉफ्टवेयर के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष वी के मैथ्यूज को हुरुन इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। बाकी अब रिकी कैच का नाम सुना होगा, बेंगलुरु के संगीतकार है। अभी तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता इन्होंने, और इस तरह से ये पुरस्कार जीतने वाले ये चौथे भारतीय हैं। स्वाति सिंह 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला था। रवि कुमार सागर की बात करें, डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार इन्होंने जीता। तो ये नाम भी न्यूज में थे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा नताशा पेरियान यागम। तो अभी भारतीय अमेरिकी स्कूली छात्रा है नताशा पेरियान यागम। इनका नाम जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की दुनिया की सबसे प्रभावशाली छात्रों की सूची में लगातार दूसरे वर्ष रखा गया है। उन्होंने 2021 में भी जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ की परीक्षा दी थी। उस समय भी उनका नाम इस लिस्ट में था। तो नाम याद रखना, नताशा पेरियान यागम। बाकी अप्सरा अय्यर के बारे में हमने पढ़ा था। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। अरुणा मिलर की बात करें तो अमेरिका का मैरीलैंड राज्य की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी। और कृष्णा वबिलाला भारतीय अमेरिकी हैं ये। इनको अभी अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो इनका नाम न्यूज में था, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2023 जीता है? तो आंसर होगा एनटीपीसी ने। तो देश की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। इसको एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसने किया? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका के द्वारा इसे सम्मानित किया गया। एनटीपीसी ने छठी बार प्रतिभा विकास के क्षेत्र में ये पुरस्कार जीता है। और एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अमेरिका की बात करें तो ये प्रतिभा विकास के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा संघ है और एटीडी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सीखने और विकास में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। एनटीपीसी की बात करें, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना होती 1975 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और उसके सीएमडी है गुरदीप सिंह। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा A.B.K. प्रसाद को। तो वयोवृद्ध पत्रकार हैं डॉक्टर A.B.K. प्रसाद, जिनको पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। उन्हें आंध्र प्रदेश की सभी मुख्य धारा की पत्रिकाओं के संपादक होने का सम्मान प्राप्त है। उन्होंने 2004 से 2009 के दौरान संयुक्त आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। और ये जो अभी पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या नाम है? A.B.K. प्रसाद। आप जानते हो डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार मिला था अभी रवि कुमार सागर को। और 2022 के लिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये इंपॉर्टेंट नाम है। और 2022 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार मिला खालिद जावेद को। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, फरवरी 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, उपदेशक और सुधारक, जिनका नाम है अप्पा साहेब धर्माधिकारी, इनको वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। और जो उनके पिता थे नाना साहेब धर्माधिकारी, उनको भी 2008 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे यहाँ के अशोक चौहान, उनके द्वारा इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्पा साहेब की बात करें, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। कब? 2017 में। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में क्या मिलता है? एक मेडल मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 25 लाख रुपए मिलते हैं। फिर बताइए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बोट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा गूगल।
तो गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचई, उन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट बॉट लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम होगा बार्ड। बार्ड का मतलब होता है शायरी या फिर कवि। अच्छा, इसे क्यों लॉन्च कर रहा है गूगल? एक्चुअली में अभी माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। ये एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो गूगल सर्च इंजन की तरह ही काम करता है। और इसकी पहले फुल फॉर्म की बात कर ले चैट जीपीटी की, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, तो फुल फॉर्म होती है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब इससे फायदा क्या है, ये इसमें होता क्या है? तो जैसे कि आप गूगल पे कोई चीज सर्च करते हो तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह लिंक वगैरह आ जाते हैं, फिर आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के अपना कंटेंट देखते हो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपको। जैसे कि मुझे फ्रेंड के ऊपर एक निबंध लिखना है, तो वहाँ तो आपको सर्च करना पड़ेगा, अलग अलग वेबसाइट खुल जाएगी जैसे मैंने आपको बताया। वहाँ जाकर के किसी से 4 लाइनें किसी की ले ली, फिर दूसरी वेबसाइट में जाकर के 4 लाइनें वहाँ से ले ली, फिर आपने उसको नोट कर लिया, ऐसे तैयार हो गया आपका निबंध। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, चैट जीपीटी में जैसे आपने बोला मुझे फ्रेंड के ऊपर निबंध चाहिए, तो वो पूरा निबंध आपको आपके सामने लिख करके देगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। आपको कहीं जाके सर्च करने की जरूरत नहीं, अलग अलग वेबसाइट नहीं दिखाएगा कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये 10 वेबसाइट है जो निबंध के ऊपर बात कर रही है। वो लिख करके बकायदा आपको शुरुआत से एंड तक लिख करके दे देगा कि भैया ये रहा निबंध, ये लो, खत्म काम, टाटा बाय बाय। और ये भी काफी चर्चा में, काफी फेमस हो रहा है। अभी नवंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया और काफी फेमस भी ये हो गया। तो इसके बाद से गूगल टेंशन में आ गया कि कहीं ये हमें रिप्लेस ना कर दे, तो गूगल ने इसी को टक्कर देने के लिए ये बार्ड नाम से चैट बॉट लॉन्च कर दिया। तो इतना सा आप ध्यान रखना। क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया, बाकी थोड़ा सा जानकारी मैंने चैट जीपीटी के बारे में भी आपको दे दी। कई बार पूछ ले कि किसने लॉन्च किया, तो माइक्रोसॉफ्ट ने। अच्छा, एक चैटबॉट अभी एक और लॉन्च हुआ था, अभी दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उसको लॉन्च किया था, व्हाट्सएप चैटबॉट। क्या नाम है उसका? बाल मित्र नाम है। देखो, गूगल की बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर मिलेगा कैलिफोर्निया यूएस में। इसके फाउंडर 2 जने थे, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, और इसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है। और गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। चलिए फिर बताइए, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए युवा संगम पंजीकरण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो यह है युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। इसे पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के लिए लॉन्च किया गया है, मतलब उन युवाओं को देश भर का भ्रमण करवाया जाएगा और अलग अलग प्रदेश के जो कल्चर एक्टिविटीज हैं उनसे उनको रूबरू कराया जाएगा। और आप कह सकते हो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इसे अभी लॉन्च किया गया है। उद्देश्य समझ में आ रहा है आपको कि जो पूर्वोत्तर राज्य के युवा हैं वो पूरे भारत की संस्कृति को जान सकें, वो अपने को अलग थलग महसूस न करें, वो जुड़ा हुआ महसूस करे, पूरा एक भारत समझे वो। फिर बताइए, हाल ही में फैमिली आईडी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के परिवारों के लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी। और इसका उद्देश्य है उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध करवाना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। तो इस पोर्टल के थ्रू परिवार अपनी आईडी बना सकते हैं और योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल फैमिली डे कब होता है? तो आंसर होगा 15 मई को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वैश्विक परिवार दिवस ग्लोबल फैमिली डे कब होता है, तो फिर आंसर करना 1 जनवरी। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला एप्लीकेशन कौन सा बन गया? तो आंसर होगा मोबीक्विक। तो अभी मोबीक्विक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया है। इसमें रुपए क्रेडिट कार्ड अब सीधे यूपीआई आईडी से जुड़ गए हैं। तो अब मोबीक्विक ग्राहक जो कस्टमर हैं वो यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई पिन का उपयोग करके व्यापारियों को आसानी से भुगतान कर सकते हैं। और ये सुविधा केवल मोबीक्विक के ग्राहकों के लिए है जो एक आसान और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करती है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन है? तो आंसर होगा अप्सरा अय्यर। तो अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल में द्वितीय वर्ष की एक भारतीय अमेरिकी छात्रा है, क्या नाम है? अप्सरा अय्यर। और अभी इनको प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया।
जो इस प्रतिष्ठित प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली समुदाय की पहली महिला बन गई हैं। और वैसे बात करोगे तो ये इसकी 137वीं अध्यक्ष चुनी गई हैं। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्थान है। बाकी देखो, हार्वर्ड लॉ रिव्यू की बात करें तो ये हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंतर्गत संचालित एक ऐसी संस्था है जो विधिक क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले जनरल के लेखों की समीक्षा और चयन का काम करती है। तो इनका नाम याद रखना, अप्सरा अय्यर है। आप जानते हो अरुणा मिलर का नाम, अभी अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी ये। और क्लोडाइन गे का नाम भी इंपॉर्टेंट है, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी थी। और नीमत मिनोचे शाफिक की बात करें तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये नाम आपके न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कैनरा बैंक के नए एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा के सत्यनारायण राजू को। तो अभी केंद्र सरकार ने के सत्यनारायण राजू को कैनरा बैंक का नया एमडी सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने एलवी प्रभाकर का स्थान लिया। कैनरा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और उसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। अच्छा, कैनरा बैंक से एक प्रश्न आपको याद आएगा, अभी हमने पढ़ा था कि अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया। इसमें प्रश्न ये पड़ा था कि इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था? तो आंसर होगा कैनरा बैंक। और इसकी टैगलाइन होती है टुगेदर वी कैन। बाकी अजय कुमार श्रीवास्तव अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने थे। सुंदररमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बने थे आशीष कुमार चौहान। और चौहान से याद आएगा, अभी हमारे दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नाम है अनिल चौहान। और गंजी कमलावी राव फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये सीईओ बने थे। ध्यान रखना ये नाम। पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है अनक्रेव, उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा वीर दास को। तो प्लांट बेस्ड मीट ब्रांड है ये अनक्रेव, जिसने अभी कॉमेडियन एक्टर है वीर दास, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा पिछले साल एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी थी गुड डॉट, जिसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था नीरज चोपड़ा को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन देश कौन सा है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के अनुसार भारत वर्ष 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश बना है। और भारत के दूध उत्पादन में पिछले 8 सालों में अगर आप देखोगे तो 51% की वृद्धि दर्ज की गई है, 51%। और अगर भारत के अंदर बात करें, विश्व में तो भारत हो गया नंबर 1 पे, लेकिन भारत में बात करेंगे तो नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। सेकंड पे राजस्थान है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्चून पत्रिका की दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया? तो आंसर होगा टीसीएस को। तो अभी फॉर्चून पत्रिका, फॉर्चून मैगजीन ने प्रशंसित कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें उन कंपनियों को रखा गया है जिनकी वाकई में प्रशंसा होनी चाहिए, उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे उन्होंने कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामाजिक जिम्मेदारी को अच्छा तरह से निभाया है, उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, क्वालिटी में सुधार किया, टैलेंट जो होता है उसे तवज्जो दिया। तो इन सब के आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई। बात करोगे इस लिस्ट में टॉप पर कौन है? एप्पल कंपनी है और भारत की तरफ से इसमें टीसीएस को शामिल किया गया है। अच्छा, इसी तरह से 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना था? तो आप बता दोगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। दूसरा प्रश्न देखते हैं कौन कौन उत्तर कर पाते हैं कि टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया था? वैसे डेली करंट अफेयर्स आप हमारा देखते होंगे तो मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूं, फिर भी मैं जानना चाहूंगा आप में से किस किस को इसका उत्तर पता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर होगा केरल और अहमदाबाद। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सेफर इंटरनेट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 फरवरी को। तो हर साल 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ये दिन सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस बार ये इसका 20वां संस्करण है। और इंटरनेट से एक और डे होता है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, वो 29 अक्टूबर को होता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 फरवरी को। तो दलहनी फसलों के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड पल्सेस डे। बात करें इस बार की थीम क्या है? पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए दालें। और भारत ये दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में बात करोगे तो राजस्थान टॉप पर है। अच्छा, वैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में है। और अभी हमने पढ़ा था दूध के उत्पादन में नंबर 1 भारत है। और अगर पूछे स्टील के उत्पादन में तो भारत दूसरे स्थान पर है, पहले पे चाइना है। अच्छा, दलहन से आपको एक प्रश्न और आता होगा, किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया था? तो आंसर होगा 2016 को। और वैसे आप जानते हो अभी 2023 को हमने अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कह दो, या इंग्लिश में ईयर ऑफ मिलेट्स, ये हमने घोषित किया 2023 को। मिलेट्स यानी कि बाजरे को अभी बजट में श्री अन्न कहा गया है, ये आप याद रखना। श्री अन्न किसे कहा गया? बाजरे को। और हैदराबाद में जो बाजरा अनुसंधान संस्थान है उसे उत्कृष्टता केंद्र, एक्सीलेंस सेंटर के रूप में घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। वैसे चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो काला घोड़ा कला महोत्सव 2023, इसका आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ अभी 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी 2023 तक। और इस फेस्टिवल में नृत्य, कला, संगीत, हैंडीक्राफ्ट और भी कई तरह की प्रदर्शनी देखने को मिली। ये एक आर्ट फेस्टिवल है जिसकी शुरुआत होती है 1999 से। अच्छा, इसका नाम काला घोड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दक्षिण मुंबई में एक ऐसी जगह होता है जहां पे काले घोड़े की मूर्ति लगी हुई है, तब से इसको काला घोड़ा नाम दिया गया। ये जो महोत्सव है ये हर साल फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और दूसरे रविवार तक चलता है। महाराष्ट्र में हम और भी महोत्सव मनाते हैं, जैसे कि गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, पोला महोत्सव मनाया जाता है, एलिफेंटा महोत्सव मनाया जाता है, कालिदास समारोह यहाँ पे होता है। अच्छा, चलिए फिर बताइए, भारत ने किसके साथ निसार उपग्रह बनाया? तो आंसर होगा नासा। तो अभी नासा और इसरो ने मिलकर के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये निसार इसका नाम है, इसको डेवलप किया है, जिसे इसी साल सितंबर महीने में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। निसार की फुल फॉर्म भी है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। तो ये मिशन अर्थ सरफेस और जिस रेट के साथ, जिस दर के साथ बर्फ पिघल रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसका अध्ययन करेगा। फिर बताइए, हाल ही में एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद का नाम बदलकर क्या कर लिया है? तो आंसर होगा जूनो जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने खुद को जूनो जनरल इंश्योरेंस के रूप में खुद को वापस से रीब्रांड कर लिया है। मतलब अब इसे जूनो जनरल इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा, जो एक नए युग का बीमा करता है। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी नई किताब विक्ट्री सिटी लॉन्च की है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी ने। तो ब्रिटिश भारतीय लेखक है सलमान रुश्दी, जिन्होंने अपनी नई किताब लॉन्च की है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। ये किताब 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य कहानी है, जो एक ऐसी महिला पर आधारित है जो एक शहर पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है। ये उपन्यास मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है। अच्छा, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस का नाम न्यूज में था। अभी इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नाम से बुक लिखी। और डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी नाम से बुक लिखी है। कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने मिलते जुलते नाम थे साथ में दे दिया, आप कंफ्यूज ना हो। अरविंद मंडलोई की बात करें, जादू नामा नाम से बुक लिखी है इन्होंने, जावेद अख्तर के ऊपर है ये।